हिंदुस्तानियों को हराया है तो हमेशा हिंदुस्तान के लोगों ने साथ नहीं दिया देश का। और दर्द है तो केवल इसी बात का। भारत के इतिहास में अगर दर्द केवल इस बात का नहीं है कि विदेशियों ने हमारे साथ क्या किया, उनका तो हम मुकाबला कर लेते। दुख इस बात का था कि हमारे सभी लोगों ने साथ नहीं निभाया और साथ नहीं दिया। नमस्कार, मैं आशीष, आप देख रहे हैं ऑप इंडिया। हमारे देश में फिल्में हमेशा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रही, कई बार वो आईना रही। और समस्या यही है कि हर किसी को खुद का चेहरा पसंद नहीं आता है। 90s के बॉलीवुड का सिनेमा यही आईना था। साल 1998 में एक फिल्म आई थी 1084 की माँ। इसमें नक्सल रोमांटिसिज्म दिखाया गया। नक्सलियों को इस तरह से दिखाया गया जैसे देश का हर कॉलेज स्टूडेंट सिर्फ बंदूक उठाने के लिए ही पैदा हुआ है, और अगर वो ऐसा नहीं कर रहा है तो वो गलत राह पर जा रहा है। फिर गुलजार की एक फिल्म आई थी माचिस। खालिस्तान के विचारों को हवा देने वाली ये फिल्म सुपर हिट हुई। इस सिनेमा ने लोगों के परसेप्शन को भारत विरोध के लिए तैयार करने का काम किया, और इकोसिस्टम ने लाजवाब सिनेमा के नाम पे बधाई भी लूटी, और इसमें शामिल जहर पर खामोशी भी ओढ़ ली। ऐसी एक और फिल्म आई थी, ये थी नंदिता दास की फिराक। इस फिल्म में गुजरात दंगों पर वही पुराना वामपंथी नैरेटिव चलाया गया। हिंदुओं के खिलाफ दुष्प्रचार और सिर्फ एजेंडा, कला के नाम पर आधी कहानी दिखाओ, आधी छुपाओ और फिर पुरस्कार ले जाओ। इन सबको कभी कोई दिक्कत नहीं आई। इनके खिलाफ कोई प्रेस रिलीज नहीं जारी की गई, इनका कभी इकोसिस्टम ने बॉयकॉट नहीं किया, कोई हमले नहीं हुए, कोई फिल्म क्रिटिक गाइड नहीं बोला कि देश विरोधी नैरेटिव चलाया जा रहा है, क्योंकि नैरेटिव इनके अनुसार एकदम सही दिशा में तय स्थिति में जा रहा था। लेकिन अचानक से हवा बदली और भारतीय दर्शकों को थिएटर में सच का दूसरा पहलू दिखाया जाने लगा। तब क्या हुआ? मिडिल ईस्ट के 6 देशों में फिल्म बैन। और वो क्यों? क्योंकि फिल्म में अगर पाकिस्तान का आतंकी चेहरा, कश्मीर का सच, किसी आतंकी का मजहब दिखाया जाए या भारत की इंटेलिजेंस की स्ट्रेटजी का जलवा दिखाया जाए, तो जिहादी नक्सली गिरोह ने कह दिया कि ये हमारा कंटेंट नहीं है। यही उन्होंने आर्टिकल 370 फिल्म के साथ किया और द कश्मीर फाइल्स के साथ किया, और अब बारी है धुरंधर फिल्म की। पाकिस्तान तो खुद ही एक लंबी बैन लिस्ट करके बैठा हुआ है। चाहे एक था टाइगर फिल्म हो, भाग मिल्खा भाग हो, मुल्क हो या फिर हैदर फिल्म हो, ये फिल्में पाकिस्तान में इसलिए बैन की गई क्योंकि इनमें आतंकवादियों और कश्मीर में पाकिस्तान के एजेंडा की पोल खुली गई थी। और बारी जब धुरंधर फिल्म की आई तो अनुपमा चोपड़ा और सुचरिता त्यागी जैसे फिल्म क्रिटिक ने कहा कि ये फिल्म टेस्टोस्टेरोन हैवी है, इसमें शिल नेशनलिज्म है और इसमें एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दिखाया गया है, इसलिए लोग पीड़ित हैं। आरफा खानम तो खैर इस फिल्म की सबसे बड़ी मार्केटिंग करने वाली महिला है। उनका विरोध ही धुरंधर फिल्म की सबसे बड़ी मार्केटिंग बन गया। आरफा ने इस फिल्म की खूबसूरती पर बात करते हुए साफ साफ कहा कि ऐसी फिल्में बननी ही नहीं चाहिए। यानी जो बात बॉम्बे के जमाने में जिहादी नहीं सह पाए, वही आज का इंटेलेक्चुअल इकोसिस्टम नहीं बचा पा रहा है। तब बम भी असली थे, जबकि आज तो सिर्फ सोशल मीडिया पर शब्दों की सुतली बम छोड़कर ही उनकी खिंचाई हो रही है। और आज अगर कोई कह दे कि हम आपकी राय से असहमत हैं, तो वो हो जाता है हेट कैंपेन। इंगेजमेंट फार्मर आरफा तो हिंदू नाम लेकर घूमने वाले लोगों से इंटरव्यू कर रही है और दुनिया को बता रही है कि पाकिस्तान में मुस्लिम नाम तो मिल जाते हैं मगर कोई पांडे नहीं मिलता। और ये बात खुद वहां पे बैठा अशोक कुमार पांडे कह रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की आप बात करेंगे तो जो जनरल होगा वो भी मुसलमान होगा, वहाँ का राष्ट्रपति भी मुसलमान होगा, पीएम भी मुसलमान होगा, और मुसलमान है तो वो नाम कॉमन हो सकते हैं। कल तक तो हम एक ही मुल्क थे, वहां भी कोई आरफा खानम हो सकती है, अशोक पांडे वहां नहीं। और जाने अनजाने में यही साबित करते हैं कि पाकिस्तान में कोई पांडे नाम वाला नहीं मिलता, क्योंकि वहां रहने वालों के लिए पांडे काफिर है। और उन्होंने काफिरों के साथ वही किया जिसे अब हमारा बॉलीवुड खुलकर दिखाने लगा है, और उसी दिखाने से तो आरफा परेशान भी है। लेकिन ये सब दिमाग की बातें हैं। जिहाद की बातें होती तो आरफा को समझ भी आती, दिमाग की बातें, इसलिए उनके सिलेबस में ये सब नहीं आता है। इंटरनेट पर बैठे लोगों ने बस इतना किया कि उनकी रिव्यू की क्लास लगा दी। ना कोई धमकी दी गई, ना हिंसा, ना बम फेंके गए। बस पब्लिक ने यही कहा कि हम आपकी राय से असहमत हैं। उन्हें तब कोई डर नहीं लगा जब नक्सल रोमांस, खालिस्तानी सिंपैथी या हिंदू फोबिया बड़े पर्दे पर परोसा जाता था। डर तो तब लगता है जब कहानी में इस देश का पक्ष दिखाया जाता है और फिल्म क्रिटिक्स गाइड अपनी लंबी प्रेस रिलीज ये कहते हुए निकाल देता है कि हम पर अटैक हो रहा है, हमें डराया जा रहा है, हमारी आज़ादी खतरे में है। यार, आपके अध्यक्ष खुद अनुपमा है, वाइस चेयरपर्सन सुचरिता है, और आप खुद ही अपने कारनामों के रिएक्शन के खिलाफ संस्था से स्टेटमेंट जारी कर रहे हो। खुद ही फिल्म की आलोचना लिखी, खुद ही ये कहते हुए विक्टिम भी खेला कि उनकी आलोचना की आलोचना हो रही है, खुद ही सहानुभूति भी अपने लिए जारी कर दी। इनकी बदनामी हुई तो द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया ने भी उनका रिव्यू हटा दिया। यानी जब जनता असहमति जताए तो समस्या जनता में ही बता दी जाए, जब आपका नैरेटिव न चले तो समस्या राष्ट्रवाद में बता दी जाए। अखबारों के हेडलाइंस वॉर, जिंगोइज्म और हाइपर नेशनलिज्म वाले बॉलीवुड से भरी जाएं और आरफा कहें कि फिल्म तो जबरदस्त है लेकिन इसमें पितृसत्ता और मस्कुलिनिटी गलत दिखाई गई है। अब आप ये सुनिए कि कला के जरिए बात करने वालों पर होने वाले असली हमले किसे कहते हैं। साल 1995 यानी बाबरी नाम के विवादित ढांचे के गिरने के बाद का भारत। मणिरत्नम बॉम्बे फिल्म बनाते हैं। फिल्म में एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी दिखाई जाती है।
समाज में यहाँ वहाँ घुसे मुस्लिम जिहादियों को पसंद नहीं आता है कि कोई फिल्म ऐसी बातें कैसे दिखा सकती है। और मणिरत्नम के घर पर 2 बम फेंक दिए, वो घायल होते हैं और यहाँ तक कि उन्हें अस्पताल में ही भर्ती करना पड़ता है। उसमें कोई फिल्म क्रिटिक गाइड ये कहने नहीं आया कि कलाकार और क्रिएटिव लोगों पर अटैक हुआ है। कोई प्रेस रिलीज नहीं आई। और आज क्या कहा जा रहा है, आज अगर सोशल मीडिया पर बस 2 ट्वीट नेगेटिव मिल जाएं तो पूरा क्रिटिक्स गिल्ड ऐसे बिहेव करता है जैसे आपातकाल लग गया हो। हिपोक्रेसी इतनी कड़क है कि काटने बैठो तो चाकू की धार भी मुड़ जाएगी। जब असल बम फटते हैं तो कलाकार खड़े रहते हैं, जब सिर्फ ऑनलाइन डिसएग्रीमेंट होती है तो गिल्ड गिर जाती है। ये फर्क आपको समझना होगा। जब मणिरत्नम बॉम्बे फिल्म बनाते हैं तो उनके घर के बाहर असली बम फेंके जाते हैं। और 2025 आते आते क्या होता है, एक भी नेगेटिव रिव्यू अगर आपकी आलोचना पर आ जाए तो फिल्म क्रिटिक्स गिल्ड पूरा प्रेस रिलीज निकालकर रोना शुरू कर देता है। हमसे नफरत की जा रही है, हम पर हमला हुआ है, हमें डराया जा रहा है। 1995 का अखबार पलट कर देखने से पता चलेगा कि हेट सिंडिकेट असल में कौन झेलता था और सोशल मीडिया की हल्की सी हवा किसको बवंडर लगती। यही आज की सबसे बड़ी कहानी है। यही है भारत का वोक सिनेमा इकोसिस्टम, जहां नैरेटिव की चोट जब खुद को लगे तो उसे हिंसा और फांसीवाद नाम दे दिया जाता है, और अगर आप सच कहने का हौसला करते हैं तो उसे ट्रोलिंग नाम दे दिया जाता है। देखते रहिए ऑप इंडिया। धन्यवाद।